This is the last and the fourth session of today class. तो उम्मीद करता हूँ कि इस पे हम समराइज करेंगे चीज़ों को, और समराइज करने के बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 1 में जो एक पार्ट बचा हुआ है चैप्टर नंबर 1 को, उसको भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पहले तो हमने दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। What we have learned today, we learned the basic financial elements of accounts and the basic pillars of the accounts, and these pillars are assets, liabilities, capital, revenue, and expenses. So we have already discussed what is assets and the or what titles come under the heading of assets, and what titles come under the heading of liabilities, capital, revenue, and expenses. We have started that assets are resources which give you benefits in futures, और जिस चीज पर आपका राइट हो। एसेट्स में मैंने बताया कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। अभी मैंने कैटेगराइज नहीं किया एसेट्स को, लेकिन ओवरऑल एसेट्स हमने देखे, डिफरेंट देखे, रिसीवेबल्स देखे, हमने ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने लाइबिलिटीज को देखा कि लाइबिलिटीज वो होती है जो कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइबिलिटी की अगर हम कैटेगरीज करें तो लाइबिलिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक वो लाइबिलिटी होती है जो पे ऑफ करने की लाइबिलिटी होती है, और एक वो लाइबिलिटी होती है जो सर्विस प्रोवाइड करने की लाइबिलिटी होती है। पे ऑफ करने वाली लाइबिलिटी में अगर आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ट्रेड पेएबल है, अगर नोट्स पेएबल है, ये सारी की सारी जो सैलरीज पेएबल है, टैक्सेस पेएबल है, ये आपकी पे ऑफ लाइबिलिटी है। अली मुर्तजा। Yes, सर ये sir. अली मुर्तजा। Sir, I have a question there. एक मिनट, ये आप कुछ कह रही थी, अली मुर्तजा क्या? सर उसकी पिक्चर लगी होती है ना, तो अभी नहीं लगी थी। पर तो मैं ये दूसरा है, पर इसकी आवाज हाँ अली मुर्तजा ही है। actually, sir, I'm joining from the computer. Okay, fine. Okay, sir. Sir, I have a question that if the company gets the cash from the bank, so will it call assets or just like that? Can you repeat your question? I just want to say that, sir, if a company gets a cash from the bank, so sir, will it call assets or something like others? If a company get loan, if a Yeah. company gets loan from bank, Will it call assets or something like? every transaction has two aspects. हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे। अकाउंटिंग में या बिजनेस में आप सीखेंगे कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, तो लोन इज योर लायबिलिटी एंड दैट कैश इज योर एसेट। यू कैन यूज फॉर एनी पर्पस, आप किसी पर्पस के लिए, और उस चीज पर आपका राइट हो जाता है जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगेन द सेकेंड एस्पेक्ट इज योर लायबिलिटी। इसी तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल दूं कि व्हेन यू सेल गुड्स टू योर कस्टमर ऑन क्रेडिट, ठीक है, अगर आप उधार में कस्टमर को माल बेचते हो, तो मैंने बताया कि अगर आप गुड सेल करते हो तो उसके लिए जो टाइटल यूज होगा वो कौन सा टाइटल यूज होगा? सेल्स। लेकिन अगर आपने उधार में बेचा है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल भी होगा, पैसे मांगने का राइट। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ट्रांजेक्शंस मींस गिव एंड टेक। आपने दोनों चीजें देखनी है, दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं। लाइक एक और एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। व्हेन यू पे सैलरीज टू योर वर्कर, आप अपने वर्कर्स को सैलरी पे करते हो, द वन एस्पेक्ट, दिस इज योर एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ये खर्चा है आपका, इस अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो, तो ये एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर आएगा। द सेकेंड एस्पेक्ट इज यू आर पेइंग कैश टू योर एम्प्लॉय, तो कैश इन हैंड आपका जो है ना, कैश इन हैंड का जो टाइटल है ना, वो आपका कैश जो ना वो एसेट है, यानी एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है ना। आप अपने बिजनेस में से कैश पे कर रहे हो तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है।
तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, आपको दोनों एस्पेक्ट से देखना है। और एग्जांपल चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जब हम मतलब अगर टाइम मतलब मंथ से पहले जो टाइम पे ही अगर हम सैलरी दे देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो वो एक्सपेंस होगा, और अगर हम पे ड्यू कर जाए मतलब टाइम के बाद अगर हम पे करें तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा सर, पेएबल हो जाएगा सर, यही है सर? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सैलरी जब टाइम पर पे कर रहे हैं तब भी एक्सपेंस है, और टाइम के बाद पे कर रहे हैं तब भी एक्सपेंस है। वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। सैलरी अगर टाइम पे कर रहे हैं तो वो कैश है, कैश हमारे पास से जा रहा है, वी आर पेइंग कैश। और दूसरा एस्पेक्ट बात करते हैं, अगर टाइम के बाद अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो सैलरीज पेएबल है। मैं आपको इसको प्रॉपर लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। वर्ड पे समझा देता हूँ, नहीं वर्ड पे नहीं, एक्सेल पे समझा देता हूँ। अब ये देखिएगा, सेंटेंस नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, जरा देखिएगा। कौन सा महीना चल रहा है अभी? अगस्त का है ना? मैं इस सेंटेंस को अब देखें, आपके सामने दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। हाँ। अब देखो, अभी मैं दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसको जरा समझना। एस्पेक्ट नंबर 1 और एस्पेक्ट नंबर 2 दोनों समझना है आपको। एस्पेक्ट 1 एंड एस्पेक्ट 2, दोनों एस्पेक्ट समझना है। पहले वाले सेंटेंस में देखो, आपने अपने वर्कर्स को ऑन टाइम पेमेंट कर दिया 40,000 रुपए सैलरी, जी सर। सही है? तो ये आपका सैलरीज एक्सपेंस है। सैलरी का खर्चा कितना हुआ है? कितना खर्चा हुआ है? 40,000। 40,000 रुपए सैलरी का खर्चा हो गया। अच्छा, आप ऊपर सेंटेंस के शुरू में ही लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है PAID। PAID का क्या मतलब है? मतलब पे कर दी है सैलरी। कैश पे कर दिए। तो कैश इज योर सेकेंड एस्पेक्ट। हाउ मच यू पेड? 40,000। दो एस्पेक्ट नजर आ गए। वन एस्पेक्ट इज कैश एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज सैलरीज एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब यहां पर देखना, जुलाई की सैलरी हर महीने आप अपने एम्प्लॉइज जो है, वर्कर्स जो है, 50,000 रुपए सैलरी उसको देते हो। लेकिन जुलाई के महीने में आपने 40,000 रुपए तो अपने एम्प्लॉइज को दे दिए, लेकिन 10,000 रुपए अभी भी तक आपने नहीं दिए। आज अगस्त की 11 तारीख हो गई, अभी तक आपने अपने एम्प्लॉइज को जुलाई की सैलरी नहीं दी। कितनी नहीं दी? 40,000 रुपए दे दिए, लेकिन उसमें से एक वर्कर है या एक एम्प्लॉई है जो आपके ऑफिस में जॉब करता था, लेकिन वो चला गया
बलूचिस्तान चला गया है या केपीके चला गया है या कहीं पर भी चला गया है, लेकिन वो आपके पास मौजूद नहीं है, वो छुट्टियां लेके लीव पे चला गया है। अब 10,000 रुपये ये आपका खर्चा है, सैलरीज एक्सपेंस ही है, ये भी सैलरी एक्सपेंस है और ये भी सैलरी एक्सपेंस है, सही है। तो सेकंड वाले सेंटेंस में भी सैलरी एक्सपेंस है और फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी सैलरी एक्सपेंस है। पहले वाले में 40,000 है, दूसरे वाले में 10,000 है। टोटल सैलरी का खर्चा कितना है? सैलरी का खर्चा, सैलरी एक्सपेंस टोटल कितना है? 40 और 10 50,000 रुपए। दूसरे वाले में जो सेंटेंस में है वो ड्यू है आपके ऊपर, तो ये आपके होगा सैलरीज पेएबल। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होगा, बिकॉज वो 40,000 रुपए तो आपने पे कर दिए, ये 10,000 रुपए आपने अभी तक पे नहीं किए, तो ये आपके ऊपर एक पेएबल है और इस पेएबल को हम कहते हैं लायबिलिटी। दोनों सेंटेंस में से दोनों एस्पेक्ट नजर आए, तो हर सेंटेंस के या हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक आपको खर्चे को रिकॉर्ड करना है और उसके साथ साथ खर्चे के रिकॉर्ड के साथ साथ अगर आपने कैश पे कर दिया है तो उसको कैश लिखना है। दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर आपने सैलरी का खर्चा तो हो गया है, लेकिन 10,000 रुपए आपने पे नहीं किया है, तो उसको आपको पेएबल में डाल देना है। जी, क्वेश्चन जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया होगा। जी सर, गॉट इट सर। तो एवरी सेंटेंस हैज टू एस्पेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह मैंने थोड़ा सा समराइज करने के बाद, लायबिलिटी के बाद मैंने बताया था कैपिटल और ड्राइंग, दो टर्मिनोलॉजी बताई थी जिसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल का मतलब है जो पैसा ओनर की तरफ से बिजनेस में लगाया जा रहा है वो कैपिटल है, इक्विटी है, और जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है कंपनी को वो ड्राइंग कहलाता है। अच्छा, दूसरा है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को हमने इस तरह समझा था कि जो कंपनी की जो सोर्सेज हैं जहां से कंपनी अपनी इनकम जनरेट करती है, आमदनी जनरेट करती है, वो रेवेन्यू है। उसमें हमने सेल्स देखा, उसमें हमने कमीशन इनकम देखा, उसमें हमने रेंट इनकम देखा, उसमें हमने इंटरेस्ट इनकम देखा जो आपने कहा हराम है, सूद है। तो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस, सोर्सेज ऑफ अर्निंग। रेवेन्यू के बाद हमने 5वें नंबर पे देखा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हमने लॉट ऑफ एक्सपेंसेस देखे। सैलरी का खर्चा देखा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखा, परचेजेस का, गुड्स खरीदने का खर्चा है, और बहुत सारे खर्चे देखे हमने। वो सारे एक्सपेंसेस हमने देखे। इंश्योरेंस का है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ये सारे खर्चे। अच्छा, एक्सपेंसेस, इन तमाम चीजों के बाद हमने एक चीज सीखी कि ट्रेड पेएबल और नोट पेएबल, हाँ क्या है यार, एक वर्बल प्रॉमिस और एक राइटिंग में जो प्रॉमिस होता है वो, उसकी हमने डिफरेंशिएट करना सीखा। ठीक है, यही अभी तक हमने पढ़ा है आज की क्लास में। अच्छा, आज इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें पूरा पूरा वर्ड नजर आ रहा होगा, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। मुझे कोई आप लोगों में से एक स्टूडेंट बता दे कि इक्वेशन के मतलब क्या है। इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन के मतलब बता दे। सर जिसमें इक्वल्स टू आए। हाँ, इक्वल्स टू उसमें आता है जो इक्वेशंस होती हैं, लेकिन इक्वेशंस की मीनिंग ये है द बोथ साइड ऑफ द इक्वल्स, द बोथ साइड ऑफ द इक्वल्स, इक्वल्स के दोनों साइड, इक्वल टू की साइन के दोनों साइड जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो वो इक्वेशंस बन जाती है। समझ में आ रहा है आपको? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों साइड इक्वल है, दोनों की अमाउंट सेम है, तो वो इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर क्या लिखी हुई है? बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप किसी से पूछेंगे ना
फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ये है फंडामेंटल। पहला वाला नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा है, एसेट्स, और राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा है, यानी अभी हमने जो बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स पढ़े ना, 5 पढ़े ना हमने, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल या इक्विटी। कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, याद रखिएगा, कैपिटल या इक्विटी, और एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल या इक्विटी, और चौथा पढ़ा हमने रेवेन्यू, और पांचवा पढ़ा हमने एक्सपेंस। तो बेसिक इक्वेशंस जो बनती है ना, वो 3 चीजों से बनती है, एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी। अगर आप लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी को प्लस कर दो ना, सम कर दो, तो वो एसेट्स के बराबर होंगे, हमेशा हमेशा बराबर होंगे। जब भी ओनर इक्विटी या कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस कर दो, तो आपके किसके बराबर हो जाएंगे, वो एसेट्स के बराबर हो जाएंगे। ये याद रखना हमेशा, ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है बेसिक, और इसके पीछे लॉजिक भी बता देता हूँ मैं क्यों। पहले थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन जो है ना, बाकी वाली इक्वेशंस मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो है ना ये इक्वेशन समझ लें आप। क्या करूं, इसको ब्लैक शेड कर देता हूं। बेसिक इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। बल्कि नहीं, सारी चीजें समझ लें आप। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी इक्वेशन में डालनी है, तो इक्वेशन में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को इस तरह हम लिखेंगे कि ओनर इक्विटी का पार्ट बना देंगे इसको। ओनर इक्विटी का पार्ट इस तरह बनाएंगे कि जो कंपनी का ओनर है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, जो आमदनी कमाएगा, वो रेवेन्यू जो या आमदनी या जो इनकम जो होगी, वो उसकी उसमें प्लस कर देंगे ओनर इक्विटी में, और जो खर्चे होंगे बिजनेस में, वो उसकी ओनर इक्विटी में से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। यानी इक्वेशन पहले ऐसी थी, अब इक्वेशन बन गई इस तरह कि एसेट्स किसके बराबर हो गए, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इन चारों चीजों को सम करेंगे, बल्कि नहीं, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू को सम करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा। तो एसेट्स फाइंड आउट करने का तरीका एक ये भी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी फाइंड आउट करने का तरीका यही है, लॉस भी फाइंड आउट करने का तरीका एक ही है, अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को माइनस कर दो, यही है। अगर अपने आमदनी में से अपने खर्चे को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने ये जो सेकंड लाइन पे जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको मैंने चेंज करके इक्वेशन चेंज कर दी और इक्वेशन कुछ इस तरह बना ली। सही बनाई है इक्वेशन, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने? जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन सही बनाई है मैंने। सर लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा एलिब्रेट कर देंगे सर दोबारा? ठीक है, जी सर सही बनाई है, वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस की जगह आपने प्रॉफिट लॉस लिख दिया। हाँ, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। ये थर्ड सेंटेंस देखिएगा, ये मैंने हाईलाइट किया है कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का तरीका है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसमें मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, ओनर इक्विटी के बाद प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस लिखा है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन कुछ इस तरह बना दी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी प्लस प्रॉफिट। बस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा या कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? लेट्स सपोज
थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं और एक सिनेरियो कायम करते हैं। सिनेरियो ये प्रैक्टिकल एक सिनेरियो दे रहा हूँ आपके सामने, वो जरा सुनिएगा, केस स्टडी है पूरी। एक बंदा चाह रहा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, करेगा वो बिजनेस स्टार्ट में, लेकिन बिजनेस में वो उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और जो 1 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कहलाएगी ओनर इक्विटी। 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगी? ओनर इक्विटी। अच्छा, मैं ओनर इक्विटी आ गई 1 लाख रुपए की, बिजनेस में इसने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। बिजनेस को चलाने के लिए स्टार्टिंग में जो उसको एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए की नहीं है, बल्कि 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब उसके पास तो 1 लाख रुपए क्या करेगा? वो जाएगा बैंक के पास और बैंक को कहेगा मुझे 50,000 रुपए का लोन दे दो, कर्जा दे दो। बैंक उसको अप्रूव कर देगा। अब वो जब बैंक से जाके अप्रूवल हो जाएगी और वो बैंक से जाके लोन रिसीव कर लेगा तो वो उसके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाएगी। उस लायबिलिटी को हम कहेंगे बैंक लोन। मैंने बता लिया है ना, बैंक लोन इज लायबिलिटी। तो 50,000 रुपए की उसके ऊपर लायबिलिटी है और 1 लाख रुपए की उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, सेकंड वाली। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब जरा देखिएगा कि अगर हम इनिशियली एसेट्स फाइंड आउट करेंगे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज 50,000 रुपए की है जो उसने बैंक से जाके कर्जा लिया हुआ है, प्लस का प्लस आ गया। ओनर इक्विटी यानी उसकी इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए की जगह 1 लाख रुपए आ गया, प्लस रेवेन्यू। अभी फिलहाल रेवेन्यू तो जनरेट होगा, टाइम लगेगा, अभी इनिशियली पैसा लगाया है तो रेवेन्यू तो नहीं, आमदनी तो नहीं हो सकती, और फिलहाल अभी इसने कोई एक्सपेंस भी नहीं किया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस 0-0 है। ओनर इक्विटी 1 लाख रुपए की है और लायबिलिटी उसकी 50,000 रुपए की है। तो उसके पास टोटल एसेट्स कितने हो गए? इनिशियली 1.5 लाख रुपए के एसेट हो गए। अब ये 1.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करेगा, चलाएगा, बिजनेस को रन करेगा। आफ्टर 6 मंथ इसकी क्या पोजीशन है? 6 महीने के बाद वो अपनी पोजीशन चेक करता है। 6 महीने के बाद वो देखता है कि मैंने 25,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और 20,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। सॉरी 25,000 रुपए की उसकी रेवेन्यू है, 20,000 उसका एक्सपेंस हुआ है। अब दोबारा से एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है लायबिलिटीज। लायबिलिटी 50,000 की जगह 50,000 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, ओनर इक्विटी की जगह पर 1 लाख रुपए लिख दिया, रेवेन्यू की जगह पर हमने 25,000 लिख दिया और अपने एक्सपेंसेस की जगह पर हमने 20,000 रुपए लिख दिया और माइनस का माइनस लगा दिया। हमने जब फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे एसेट्स की पोजीशन कितनी हो गई? 1,55,000 रुपए। यानी initially the assets were rupees 1,50,000 and after 6 months the company earned 5,000 profit, and that profit is in that profit has been added or has been increased the value of assets. वो प्रॉफिट है ना, उसने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दी। एसेट्स की वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि ओनर इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई। अब जरा देखिएगा, इनिशियली ओनर ने कितने पैसे लगाए थे? इनिशियली ओनर की इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए। अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,05,000 रुपए और 50,000 रुपए का कंपनी के बाद लोन है। जब दोनों को प्लस किया, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को प्लस किया, तो हमारे पास 1,55,000 1,55,000 के एसेट्स हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो अब पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे बनता है, अभी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और मजीद क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको एसेट्स के फाइंड आउट करने और इस तरह की चीजें फाइंड आउट करने के लिए आ सकती हैं। इक्वेशंस आपके सामने जो है ना याद होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं एक और एस्पेक्ट की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूं नेक्स्ट क्लास में, ये वर्बल असाइनमेंट है। यहाँ पर आपको टाइटल्स नजर आ रहे हैं, एसेट्स के टाइटल और लायबिलिटीज के टाइटल्स।
Yes, sir. इसके अलावा Yes. इसके अलावा ये रेवेन्यू और एक्सपेंस के टाइटल जो इसमें थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी, एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट की जो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम में 1-2 दिन में शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपका असाइनमेंट ये है कि आपको इन टाइटल्स को याद करना है वर्बल। मैं रेंडमली आप तमाम स्टूडेंट से पूरा आधे घंटे का या पूरे 1 घंटे का सेशन वो होगा, इस पर मैं टोटली फोकस करूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स भी होंगे। ये वर्बल आपका एक क्विज या असाइनमेंट होगा, एक तरीके से आप लोग असाइनमेंट करके आएंगे। तो मैं वर्बली पूछूंगा आपसे, मैं लेट सपोज किस तरह पूछूंगा और आपको आंसर किस तरह देना है। लेट सपोज मैंने आपसे रेंडमली पूछ लिया कि ये सेल सप्लाईज क्या चीज है, तो आप बताएंगे सेल सप्लाईज आर द पैकिंग आइटम्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल and the sales supplies is a title which come under the heading of business assets। ये आपका आंसर होगा। लेट्स सपोज मैंने आपसे पूछा कि ये एक्रूड एक्सपेंस क्या चीज है, तो आप बताएंगे एक्सपेंस वो होते हैं जो इमीडिएटली जिसको आप यूज कर लेते हो या कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन यहाँ एक्रूड एक्सपेंस आपका जो है वो लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये खर्चा आपका हो गया लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, दिस इज अनपेड एक्सपेंस बस, एंड दिस इज लायबिलिटी, ये आपको बताना। लेट्स सपोज मैंने आपसे पूछा कि ट्रेड पेएबल क्या चीज है, तो आप कहेंगे ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी। आप अपने वर्डिंग में बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वही लिखा पड़ा जो सेंटेंस है वही रट्टाफिकेशन सेंटेंस बताएं। आप कहेंगे ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी टू पे ऑफ अ सप्लायर टू whom you bought goods on credit, यानी उधार पे जो माल आप खरीदते हो, और आप बताएंगे ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी के बारे में बताएंगे और ट्रेड पेएबल के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। इसी तरह मैं आपसे पूछ लूं कि लेट सपोज मैं आपसे पूछूंगा कि ये सैलरी नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है। सर खर्चा तो खर्चा होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है बस। और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस की हेडिंग के अंदर आता है। ये टाइटल किस हेडिंग में आता है, एक्सपेंस की हेडिंग में आता है। तो क्लियर है, आपको असाइनमेंट समझ में आ गया। क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है, because these are the basic things, these are the pillars of accounts that will help you throughout the course। आपको पूरे कोर्स में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, मैं अभी आगे की चीजें मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो इसलिए कि टाइम ओवर हो गया, और विद इन 2 to 3 मिनट्स आई विल एंड दिस क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाली जो चीजें हैं ना, एक्सरसाइज हम इस पे हम करेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम फर्दर इसकी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पर असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे और आगे भी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, नाउ वी हैव ओनली 2 to 3 मिनट्स। if you have any query, any questions regarding subject, regarding course, regarding material, regarding anything, you can ask me right now, because you have only अब आपके 2 से 3 मिनट्स ये आपके लिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्लास यार, मैं भी ले लेता हूँ क्लास सेशन की। Yes, sir. व्हाट्सएप के थ्रू मुझे शेयर कर दीजिएगा। Okay, sir. यस स्टूडेंट्स, अनवर खान मौजूद है क्लास में? यस सर। सर एक क्वेश्चन था मुझे कि व्हाट इज द सर डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी। सर इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? आंसर तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई और आंसर देना चाहेगा? यस सर, मैं दूं। हाँ दे। सर मैं दूं? सर ये वारंटी जो होती है ना भाईजान अनवर भाई, मैं दूं।
जी सर कैन आई ये मुबीन वेट करें। ये वारंटी जो होती है ना, जैसे कि आप जाओ मोबाइल लेने जाओ या कोई इलेक्ट्रिक चीज लेने जाओ ना, तो वो आपको वारंटी देता है, ठीक है। वारंटी देता है वो इलेक्ट्रिक, ज्यादातर ना इलेक्ट्रिक चीजों की ना वारंटी होती है। और आप गारंटी का मैं ये बता दूं कि यार, अब जैसे कोई मैकेनिकल चीज लेने जाओ, कि मिसाल के तौर पे कोई आप इंजन लेने जा रहे हो तो, या कुछ और लेने जा रहे हो, तो वो आपको कहता है कि यार गारंटी से कहता हूँ कि ये जापान का है और चाइना का है, इस तरह का जो होता है ना, तो इस तरह की चीजों में इस तरह ये चीज इस्तेमाल होती ये इस तरह लेकिन सही है। अंजला भाई साल बाद जब सर वारंटी खत्म हो जाती है अंजना फिर क्या देखो, होता है? देखो चुप आप चुप जैसे मुबीन कह भाई, रहे हो ना, मुबीन भाई एक मिनट है। चुप सर यार। को बोलने दो यार, चुप हो जाओ, सर को बोलने। जी सर बोलें। चले ठीक है, आपने सही बताया। मुबीन आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर मैं अंजला भाई से मतलब कहना चाहूंगा, जैसे ये बोल रहे हैं कि मैकेनिकल चीजों की गारंटी होती है, तो अंजला भाई क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि मैकेनिकल चीजों की हो ना, कुछ चीजें इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों चीज, तो उसमें क्या वारंटी होगी या गारंटी होगी, जरा बताओ। यार पढ़ा लिखा जो होगा ना वो वारंटी बोलेगा। अच्छा, और जो अनपढ़ होगा वो गारंटी बोलेगा। यार नहीं, ये गलत बोल रहे हैं अंजला भाई आप। वही अंजला भाई है देखो। ना, तो ठीक से समझा दो। अगर चलो मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो कि यार सही मायनों में क्या चीज क्या होती हम तो तुमसे पूछ रहे हैं खुद। अच्छा मुबीन आप बताएं, आपको कुछ आइडिया है? सर जहाँ तक हमें लगता है ना कि वारंटी और गारंटी में फर्क क्या है, हमारे नजदीक सर दोनों ही सेम है, वारंटी और गारंटी दोनों ही सेम है। इस वजह से सर हमें नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा मेजर है डिफरेंस, हल्का सा अगर होगा भी तो माइनर सा होगा, ज्यादा कोई बिग डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा कोई और बताना चाहता है तो फिर मैं बता के क्लास को एंड करता हूँ। सर वारंटी का मतलब होता है सर कि वारंटी अगर रिपेयरिंग का बताया जाता है और रिप्लेसमेंट उसमें नहीं होती, और गारंटी में रिप्लेसमेंट भी हो जाती है अगर रिपेयर पॉसिबल ना हो। अच्छा चलो ठीक है, और कोई बताना सर चाहेगा? मैं बताऊं सर मैं सर जी सर जी। वारंटी में एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इतने ईयर्स तक इसकी वारंटी है कि कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चले ये अच्छा डिबेटेबल टॉपिक आ गया हमारे पास। चले अच्छा सर, खैर मुझे भी इतना ज्यादा वारंटी डिटेल नहीं पता, जो मुझे पता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसको कंफर्म कर लीजिएगा, एक बार मैं भी कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन मुझे मुझे जहाँ तक आइडिया है, वारंटी सर वारंटी साल की वारंटी होती है और चीजों की होती है, गारंटी जो होती है वो पर्सन की होती है। नहीं सर, आजकल के जमाने में गारंटी पर्सन की भी नहीं है सर, ये So I गलत। think वारंटी जो है वो रिटर्न टर्म्स में होती है लीगल, और गारंटी वो ऐसी वर्बल होती है। नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको सर कंफर्म कीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल ही। वारंटी जो होती है वो चीजों में होती है। अगर आप कोई चीज है, ये वारंटी का वर्ड यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं चीजों में, जो आपको मार्केट में नजर आती होगी, लेकिन वारंटी चीजों की होती है और गारंटी पर्सन की होती है, ठीक है। आप आपकी बजाय अगर कोई गारंटी आपकी अपनी पर्सनल गारंटी ले रहा है तो वो गारंटी होगा, वो वारंटी नहीं लेगा। और चीजों की अगर कोई गारंटी ले रहा है तो उसके लिए गारंटी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए वारंटी का वर्ड यूज करेंगे। इन शॉर्ट वारंटी चीजों की जो रिलायबिलिटी होती है वो वारंटी होती है, और पर्सन्स की रिलायबिलिटी या क्रेडिट होती है वो होती है उसकी अपनी वर्थ जो होती है उसकी गारंटी होती है। ओके सर। बिल्कुल सही सर पर फरमाया अक्सर सर। प्रोडक्ट में ये लिखा होता है ना कि 100% ओरिजिनल गारंटीड, सर उस पे स्टैंप लगी होती है गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप की। चलें इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा था, लेकिन एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा मैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। सर वैसे आजकल के दौर में तो इनकी Sir, इंसान की गारंटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू गूगल वारंटी जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, मोर मतलब दोनों सेम ही है, गारंटी और वारंटी, पर वारंटी जो है वो मोर स्पेसिफिक है और गारंटी जो है वो जनरली यूज होता है। अच्छा अच्छा, चलें ये भी, हाँ ये भी हो सकता है, आप भी सही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को गलत, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि सर अगर लेट सपोज कोई हमारे पास चीज है उसकी हमें गारंटी मिलती है, वो चीज खराब हो जाती है तो वो जो शॉप वाला है जो भी हमें देगा वो हमें न्यू चीज देगा। अगर उसकी वारंटी है तो सर जो भी हमारी चीज है, लेट सपोज हमने कोई मोबाइल या उसको कोई भी माइक पे यहाँ पार्ट वगैरह खराब हो जाता है तो वो हमें रिपेयर करके देंगे, वारंटी इसको कहते हैं सर। मैं कह रहा हूँ ना ये अगर गारंटी डिपेंड। गुलाम शब्बीर की आवाज ऐसे कैसे हो गई? चले ये अपना कौन है ख्याल, सर? ये तो हमारी क्लास में शबीर की आवाज नहीं है। चले जिसने भी लिया उसको बेनिफिट जो मुझे अंजला लग रहा है साथ स्टूडेंट इवन के भाई बताओ उनके साथ जाए। सर वारंटी W से आता है, गारंटी G से आता है। चले अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।